कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा। बात आज करेंगे कॉटन की, जहां पर 9 महीने के हाईज पर हमने यहां पर भावों को जाते 9 हफ्ते के हाईज पर यहां पर भावों को जाते हुए देखा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी पिछले एक महीने में लगातार यहां पर तेजी ही देखने को मिली है। बात करेंगे कि यहां पर इंडियन मार्केट्स में किस तरह के फंडामेंटल्स काम कर रहे हैं। साथ ही बात करेंगे ट्रेडिंग समय की। सोमवार से आपको याद दिला दें, एनसीडीएक्स का जो ट्रेडिंग टाइम है वो 9 बजे की बजाय शिफ्ट होकर 10 बजे कर दिया गया है, लेकिन क्योंकि बाजार अब यहां पर 10 बजे खुलेंगे। कितना इंपैक्ट इसका वॉल्यूम्स पर और ट्रेडिंग पर पड़ेगा, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे सोने की, जहां पर इस हफ्ते भी हमने एक महीने के लोज पर कारोबार होते हुए देखे हैं। सोने की अगर बात करें तो इस हफ्ते 1.5% की गिरावट है और चांदी में 4% की गिरावट के साथ यहां पर कारोबार होता हुआ नजर आया है। यहां पर कैसे करें कारोबार, इस पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एमिरेट्स एनबीडी के धर्मेश भाटिया, कुंवर जी ग्रुप के रवि दियोरा और साथ ही कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी ललित कुमार गुप्ता। ललित जी, आपसे पहले शुरुआत करेंगे। बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज के साथ यहां पर समय निकालने के लिए। लेकिन जहां तक कॉटन के फंडामेंटल्स की बात है, हमने 7 हफ्ते के हाईज पर यहां पर प्राइसेस बनते हुए देखे हैं। वो चार्ट भी आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे कि किस तरह से कॉटन के प्राइसेस में हमने वो मूवमेंट होते हुए देखी है। भावों में लगातार यहां पर तेजी है। आपको याद दिला दें कि अगर पिछले एक साल की बात करें तो हमने 12,000 प्रति क्विंटल का यहां पर हाई बनते हुए देखा था लास्ट ईयर। तो सीसीआई की प्रोक्योरमेंट या खरीदारी बहुत ज्यादा नहीं थी और उसके बाद भाव यहां पर धड़ाम से गिरे और हमने 5,500 रुपए प्रति क्विंटल के लोज भी बनते हुए देखे। एज ऑफ नाउ ऑफ कोर्स हल्की सी तेजी यहां पर देखने को मिली है। ललित जी, बहुत शुक्रिया यहां पर सीएनबीसी के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, जिस तरह की सीसीआई की स्थिति होती है, पूरी इंडस्ट्री यहां पर आपके ऊपर नजर रखती है। आप किसानों से कितना ले रहे हैं, आपके पास कितना स्टॉक है, आप इंडस्ट्री को यहां पर कितना बेच भी रहे हैं, किन प्राइसेस पे जा रहा है, तो क्लियरली एक बैलेंसिंग एक्ट यहां पर आपको करना होता है। लेकिन एज ऑफ नाउ जिस तरह की स्थिति है, कैसे देखते हैं आप इन सेंस ऑफ नंबर्स? Thank you, Manisha ji. And as you rightly mentioned, the current prices are at the level of almost the May end or the June first week of the current cotton season. Ma'am, if we look this cotton season, it has been very peculiar in the sense on two grounds. One, the arrival pattern, and another, the price behavior. As we know that the opening prices of this current cotton season, spot it was 69,000 rupees a candy, whereas the outlook index price was 104 cents. And the domestic prices were almost ruling about 10 to 12% higher than the international market. And this trend continued up to the March or April, when the prices were almost 4-5% higher than the international market. As I mentioned about the arrival pattern, normally, ma'am, this cotton season, almost in the first half of the cotton season, about 85% of the cotton arrives in the market. As this year, only 60% of the cotton had arrived in the market. And the impact was that during the cotton season, April, May, and June, the arrival were about 105 lakh bale as against 35 lakh bales of the last year. And from the April onwards, our domestic prices are at par with the international market. And as regard, ma'am, as like any other agriculture commodity, when the maximum arrivals are over in the market, price used to, tend to rise in the market. Whereas now we are seeing the increase in the prices rather than from April or May itself, now from the August or so. I think these prices of almost the spot price 60,000 is very competitive in the sense that now the cotton season is just 1.5 months away. And we feel that in terms of the price should remain almost at this level. And of course, daily arrival is about 25 to 30,000 bale. If you look at the daily consumption, maybe around 1 lakh bale, certainly that the price that is slightly rising on a rising trend. जी So that is the price behavior, ma'am, at present. जी मिस्टर गुप्ता, आप कैसे देखते हैं जो करंट सोइंग नंबर्स हैं और साथ ही जो एमएसपी 10% का इंक्रीज है, तो सीसीआई की भूमिका इस सीजन में आप किस तरह की देखते हैं? Ma'am, as you rightly mentioned that this cotton, the sowing position is almost at par with the last year. What the agriculture had issued the data about 119 lakh hectare, the last updated figure from the agriculture department, almost equivalent to the last year. And I think that against last year 130 lakh hectare sowing,
it may be somewhere between 125 lakh hectare to 130 lakh hectare, the sowing would be there. As regard the 10% rise in the market, the MSP prices, and since you are aware that the CCI has a two-way function. One side, we protect the cotton farmer by buying the cotton at the MSP prices fixed by the government of India. But as regards selling side, we sell on e-auction, on a e-auction platform at a market prevailing prices. जी So totally the price behavior is demand and supply position only, and I think looking to the current prices, which are ruling about 7,000 to 7,500 rupees per quintal present seed cotton prices. As I mentioned, 25 to 30,000 bales are arriving. जी We may have some MSP operations from the November or December somewhere, a remote MSP operation, and I think that would be the position, ma'am. मिस्टर गुप्ता, आई नो अभी बहुत अर्ली डेज हैं इसके, लेकिन हमें मालूम है कि लास्ट ईयर भाव बहुत अच्छे थे, प्रोक्योरमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन इस बार जिस तरह के प्राइसेस हैं, जिस तरह का आपने क्रॉप पैटर्न का भी बात किया, कोई टारगेट्स हैं, कोई इनिशियल नंबर्स आप लोगों ने वर्कआउट किए हैं? दैट इज पार्ट वन। एंड सेकंड, जो ये पूरा कॉटन क्वालिटी कंट्रोल को लेकर जो इशू है, जो स्टेक होल्डर्स हैं या जिनर्स हैं या मिल्स हैं, बहुत कंफर्टेबल नहीं हैं, इन दोनों ही पॉइंट्स पे आप कैसे देखते हैं मार्केट्स? Ma'am, as regard the targets, I would tell first that one. PCI role is a sovereign function. As and when the prices falls below the MSP prices, we are in the market. Whatever the farmer offer the cotton to the CCI, we will buy 100% FAQ grade cotton from the market, and there won't be any issue. And that we assure the farmers of the country that the CCI will remain till the arrivals are there, and our window will remain open from October to May for procurement of the MSP operations. As regard, ma'am, the BIS, that the QCO you mentioned about that one, as soon as the government notified in the month of February, the QCO, which was being mandated to be implemented from end of this month, after the feedback of the industry, the various stakeholders, right from the GNers, the farmers, the government had taken the cognizance of that. There were the multiple the consultation process by the BIS and the Ministry of Textile, and based on their feedback, the proposed draft QCO is already in place on the website of the BIS, and I think now all the stakeholders have been asked to submit their. The suggestion would be taken care by the government and will come out with the I think which makes the balance in the market, and I think the amendment also suggests that the industry should not fear about the QC or anything. I think it will be acting as a very balancing in my point of view. Okay. ओके रवि द्विवेदी भी हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, आपने ललित जी से जो पूरा कॉन्वर्सेशन हुआ वो आपने सुना। एग्जैक्टली सप्लाई में कमी की वजह से प्राइसेस हमने सर्ज होते हुए देखे, लेकिन 20 से 25,000 बेल्स का अराइवल जल्द होगा। ऐसे में क्या व्यू रहेगा प्राइसेस पर? जो इमीडिएट सर्ज दिखा है उसके बाद क्या व्यू है? डेफिनेटली लास्ट टाइम क्योंकि चाइना काफी एब्सेंट रहा था इंडियन कॉटन के लिए, इतना ज्यादा उन्होंने बाय नहीं किया और लगातार ये इंडियन कॉटन इंडस्ट्री फेस कर रहे, एक्सपोर्ट लगातार नीचे आ रहे हैं। इस हिसाब से प्राइसेस में देखे तो हायर लेवल से जो करेक्शन आया था, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के साथ पेयरिंग भी नहीं था, हम प्रीमियम में चल रहे थे, तो ये सारे इश्यूज लास्ट ईयर थे। इस साल मुझे लग रहा है कि वैसे क्वालिटी कंट्रोल वाला जो इश्यू है शायद इमीडिएटली अभी मार्केट को पता नहीं, मार्केट के लिए सब नया है, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी रेडी हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि टिल नवंबर भी ये मार्केट रेडी नहीं होगा। शायद फरवरी मार्च से ये इश्यू में जो भी इमीडिएट इम्पैक्ट आएगा वो आपको रिजोल्व होता हुआ दिखेगा। बट मुझे लग रहा है कि जो हिसाब से फार्मर ने होल्डिंग किया था लास्ट ईयर, जैसे आगे मेरे ललित जी बात कर रहे थे, काफी कम क्वांटिटी मार्केट में आई है, जेनिंग भी काफी कम हुई है, तो मुझे लग रहा है कि सप्लाई ये साल भी टिल फरवरी मार्च इश्यू रह सकता है। ऑल ओवर ग्लोबल सप्लाई में भी इश्यू है, क्योंकि इंडिया को छोड़ के काफी वेदर प्रॉब्लम है, जहाँ पे सोइंग एरिया है, जहाँ पे कॉटन का सोर्सिंग है, लाइक ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इसमें भी थोड़ा अनसर्टनिटी है कि लास्ट ईयर को मैच कर पावे। तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस फर्म रहने चाहिए। लेवल्स पे से बात करें तो मुझे 58,000 का बॉटम दिख रहा है। अपर साइड जैसे ही आप थोड़ा एक्सपोर्ट डिमांड ओपन होगा, चाइना ने भी काफी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए पैकेजेस अनाउंस किए हैं, इसका इम्पैक्ट आते हुए आपको सितंबर अक्टूबर लगेगा।
तो मुझे लग रहा है कि ये जैसे ही चाइना का डिमांड ओपन होगा ग्लोबल मार्केट में, आपको एक अच्छी रैली वहां पे दिखनी चाहिए। और पाइपलाइन पूरी खाली है वहां पे, आप कोकोड मीन्स कपास खाली ले ले या कपास कॉटन, सारी जगह सप्लाई की किल्लत है। तो अपर साइड मेरा 64,000 का लेवल मुझे लग रहा है कि आपको जल्दी आता हुआ दिखेगा। आपको दीपावली तक एक अच्छे प्राइस की उम्मीद करनी चाहिए। ओके अगर आप कॉटन प्रोड्यूसर हैं तो 58,000 टू 64,000 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ललित जी, एक फाइनल सवाल आपसे, एज ऑफ नाउ सीसीआई के पास किस तरह की होल्डिंग्स हैं, अगर वो नंबर्स हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर सकें? मैम, सीसीआई के पास अभी जो होल्डिंग है वो अबाउट 50,000 बेल्स का है, एंड वी आर आल्सो होल्डिंग सम the cotton which will be meeting the Kasturi brand newly launched by the government of India, and the certification process would be there, and shortly by end of this month we will be selling the Kasturi cotton as well, ma'am. So this is the only small inventory we have. We supply to our regular buyer, the cooperative, the institutional, and the industry, ma'am, to meet their demand requirement. Thank you. ओके चलिए, थैंक यू ललित जी आने के लिए सीएनबीसी आवाज पर और अपने व्यूज देने के लिए, सभी पैरामीटर्स पर और अपने व्यूज शेयर करने के लिए थैंक यू। तो ये रही कॉटन की चर्चा, जहां पर हमने प्राइसेस थोड़े सर्ज होते हुए देखे हैं। आगे किस तरीके का रुझान रहेगा वो हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको बताया। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट खबर वो है एनसीडीएक्स से जुड़ी हुई। दरअसल 14 अगस्त यानी मंडे से जो ट्रेडिंग का टाइम है एनसीडीएक्स पर वो बदलेगा और सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ट्रेडिंग होगी। यानी जो प्री ओपन होगा वो सुबह 9:45 से लेकर 10 बजे के बीच होगा। अभी फिलहाल जो टाइमिंग्स है वो 9 से 5 की है। तो बेसिकली जो ट्रेडिंग का टाइम है वो अब 1 घंटा कम हो गया है। क्या असर इसका वॉल्यूम्स पर, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से पड़ेगा, इस पर एक क्विक कमेंट ले लेते हैं। रवि, कैसे देखते हैं आप इस मूव को और क्या इम्पैक्ट देखते हैं वॉल्यूम्स पर? डेफिनेटली एक इंडस्ट्री के साइड से या मींस के जो इसके साथ एसोसिएटेड हेजर, ट्रेडर एंड जीनर से सबके साइड से एक डिमांड काफी टाइम से रही थी। जब टाइम भी जब चेंज हुआ था 10 से 9 किया था, तब काफी इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स ने अपना मींस के जो प्रपोजल है भेजा था एक्सचेंजेस को, सेबी को। तो आई थिंक इसका इम्प्लीमेंटेशन होने जा रहा है। कुछ भी ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है। बेसिकली वॉलेटिलिटी जो भी कमोडिटीज में है इसमें ही वॉल्यूम रहेगा। मुझे नहीं लग रहा है कि कोई ज्यादा इम्पैक्ट होना चाहिए। डेफिनेटली एक फायदा होगा कि जो एनालिस्ट हो या ट्रेडर हो 1 घंटे कम देखना पड़ेगा एग्री प्राइसेस। अदरवाइज इसका ज्यादा कुछ बेनिफिट या ज्यादा कुछ नुकसान मुझे नहीं लग रहा है। जो भी है लोग अपने टाइम के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। आई थिंक एक अच्छा चीज है कि जो मंडियों में जो पार्टिसिपेशन आना चाहिए, जो हेजर्स एंड फार्मर्स का पार्टिसिपेशन आना चाहिए, और काफी वो लोग की डिमांड भी थी, तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर से जाएगा। क्योंकि 10 बजे तक ऑप्शन सारी मंडियों में चलते हैं। 10 बजे के बाद वो भी थोड़ा उसके पास टाइम होता है कि वो मार्केट में पार्टिसिपेट कर पाए। तो एक अच्छी चीज है कि वो पार्टिसिपेट हो गए। जो डोमेस्टिक ड्रिवन फंडामेंटल वाली कमोडिटीज है, जिसमें कैस्टर हो या स्पाइसेस कॉम्प्लेक्स हो, उसमें मुझे लग रहा है कि एक अच्छा इम्पैक्ट आना चाहिए। इंटरनेशनल लिंक कमोडिटीज है, वहां पे ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्राइस है वो इंटरनेशनल प्राइसेस के रेफरेंस से ही यहाँ ट्रेड करते हैं। बट यस, डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट वाले जहाँ पे इंडिया नंबर 1, 2, 3 प्रोड्यूसर है, वो एग्री कमोडिटीज में मुझे लग रहा है कि एक वॉल्यूम वाइज एंड सेंटिमेंट वाइज एक इसका पॉजिटिव असर मार्केट में जाएगा। ओके चलिए, तो ये तो बात हुई एनसीडीएक्स के टाइम चेंज की। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुक रहे हैं। धर्मेश भाटिया भी हमारे साथ बने हुए हैं। जब लौटेंगे तो फोकस करेंगे स्ट्रैटेजीज पर। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट, हमारे साथ रवि दुरा हैं, साथ ही धर्मेश भाटिया भी मौजूद हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं गोल्ड की, जहां पर यूएस के सीपीआई डेटा सामने है। कूलर देन एक्सपेक्टेड ये नंबर्स रहे हैं 3.2% पर, लेकिन उसके बावजूद भी डॉलर और बॉन्ड यील्ड्स स्ट्रांग होल्ड कर रहे हैं और गोल्ड प्राइसेस अपने उन्हीं लेवल्स के आसपास हैं जो कि 1 मंथ लोज हैं। कैसे देखते हैं मौजूदा स्तरों पर फंडामेंटल्स गोल्ड के आप धर्मेश, और क्या स्ट्रैटेजी क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रहे हैं? देखिए, सोने की बात करें तो सोने में जो अगर आप ब्रॉडर रेंज देखें तो मार्केट काफी सीमित दायरे में ट्रेड हो रहा है। ऑलमोस्ट 1900 से 2000 का दायरा है, मार्केट इसी दायरे में है। कंपैरेटिवली चांदी काफी पिटी हुई है और ऑलमोस्ट $22 की इधर ट्रेड हो रही है। तो शॉर्ट टर्म में मैं रेकमेंड करूंगा यहाँ पे निवेश करके चलना चाहिए। मैं रेकमेंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आगे जाके डेफिनेटली यहाँ पर रेट्स के जो वॉलेटिलिटी है वो कम होने वाली है। अभी जो रेट्स जिस रफ्तार से बढ़ रहे थे अभी ऑलमोस्ट स्टैंड स्टिल हो चुके हैं और यहाँ से यू टर्न आने की गुंजाइश काफी हाई है।
जब रेट्स यू टर्न लेंगे वो टाइम पे आपको सोने में और इक्विटी मार्केट में अच्छी खासी लंबी तेजी देखने मिल सकती है। तो हर एक डिप पे मैं सलाह दूंगा बाय करने की। ये जो गिरावट आई है ये एकदम शॉर्ट टर्म गिरावट है, क्योंकि इसमें डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी तेजी देखने मिली है। प्राइस ऑलमोस्ट 100 से 102 के ऊपर आ चुका है, बट अगर डॉलर इंडेक्स फिर से लुढ़कता है तो आपको सोने में अच्छी खासी तेजी देखने मिल सकती है। तो एक्यूमुलेशन जोन है मेरे हिसाब से 58,500 से 59,000 तक के लेवल में 500 रुपए का जो दायरा है इसी में मार्केट रुका रहेगा, और फिर से 59,500 से लेके 60,000 के लेवल्स आपको आगे जाके देखने मिल सकते हैं। स्पेशली अक्टूबर नवंबर की बात करता हूं तो मैं बाय की सलाह दूंगा सोने में। कैसे देखते हैं आप धर्मेश मेटल्स को, क्योंकि कुछ एक दिन इस हफ्ते में अच्छे रहे, लेकिन अगर हम वीक ऑन वीक परफॉर्मेंस देखें तो सभी मेटल्स में गिरावट है, किसी में 1% की तो किसी में 5% की। इस सेक्टर को आगे जाता हुआ कैसे देखते हैं आप? देखिए, बेस मेटल काउंटर में मैं अभी भी एक्सपेक्ट करता हूं कि थोड़ी सी प्रेशर बरकरार रह सकती है। इसका मेन कारण है चाइना। अगर चाइना जब तक रीओपन नहीं होता पूरी तरह और फंडामेंटली कुछ सपोर्ट नहीं होता और बाइंग कंजम्पशन नहीं होता, तब तक मुझे नहीं लगता कि मार्केट में बेस मेटल एज ए इंडस्ट्री बढ़ सकती है। अगर आप बेसिक फंडामेंटल्स देखें तो आज के तारीख में कॉस्ट ऑफ बोरोविंग ऑलमोस्ट 6 से 8% डॉलर में हो चुकी है। इसका मतलब है कि आपको बिजनेस रन करने के लिए आपको मार्केट में इतने हाई लेवल पे आपको डॉलर कंजम्पशन करना पड़ेगा। कोई भी इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इस कारणवश आप देखिए कि सारे के सारे बेस मेटल में अच्छी खासी पिटाई देखने मिली है। जब तक यूटर्न इंटरेस्ट रेट में देखने नहीं मिलता तब तक मेजर टर्न अराउंड आपको बेस मेटल में नहीं आएगा। थोड़ी बहुत आपको वॉलेटिलिटी देखने मिल सकती है, कहीं ना कहीं जुगलबंदी होगी, प्राइस में आपको एक जंप देखने मिल सकता है, बट करंट सिनारियो में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रखें। स्पेशली मैं रेकमेंड करूंगा कि आप कॉपर की बात करें तो कॉपर 740 के ऊपर टिक नहीं पा रहा, तो डाउन साइड 720 710 की तरफ आके रुक जाता है। तो यहाँ पे मैं सेल की सलाह दूंगा करंट लेवल पे 730 के लेवल पे। डाउन साइड 720 से लेके 715 तक के आने की गुंजाइश आपको एकांत मंथ के अंदर में आ सकती है। दूसरी मेरी टॉपिक रहेगी जिंक में। अगेन जिंक की बात करें तो जिंक और एल्यूमिनियम ऑलमोस्ट एट पार हो चुका है। अगर आप जिंक की तुलना एल्यूमिनियम से करने के बावजूद भी अगर देखें तो 320 की कमोडिटी 220 हो चुकी है और यहाँ पे 200 तक के जाने की गुंजाइश है। तो मैं 220 की लेवल पे भी आपको सेल की सलाह दूंगा। 225 का स्टॉप लॉस रहेगा 210 के टारगेट के लिए। और अगर डॉलर इंडेक्स यहाँ से 102 से 104 की तरफ जाता है तो कमोडिटी मार्केट में स्पेशली बेस मेटल में आपको ज्यादा पिटाई देखने मिल सकती है। क्विकली रवि, कोई स्ट्रैटेजीज आपकी एग्रीपैक से? एग्रीपेक में मुझे लग रहा है कि थोड़ा कॉन्ट्रा ट्रेड लेना है। आज थोड़ा फ्लैटिश ट्रेड लग रहा है, बट मुझे कोरेंडर में लग रहा है कि वहां पे एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है। कोरेंडर बाय करें। 7420 के करीब आप सितंबर कॉन्ट्रैक्ट है उसको बाय करें। स्टॉप लॉस 7300 का लगा है और 7600 का टारगेट मेरा सितंबर बाय द धनिया कॉन्ट्रैक्ट में होगा। और सेकंड रिकमेंडेशन मेरा जो रहेगा वो गुआर पैक से रहेगा। वहां पे एक कंसोलिडेशन का ट्रेंड चालू है, बट गुआर सीड है सितंबर कॉन्ट्रैक्ट वो 6000 के करीब बाय करें। स्टॉप लॉस 5920 का लगा है। अपर साइड मेरा मानना है कि 6200 तक के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तो दोनों सितंबर कॉन्ट्रैक्ट गुआर सीड एंड कोरिएंडर दोनों में बाय करने की रिकमेंडेशन एग्रीपेक से रहेगी। ठीक है, चलिए ये रही आपके लिए स्ट्रैटेजीज एग्री और नॉन एग्री पैक दोनों ही तरफ से। शुक्रिया रवि और धर्मेश आप दोनों का ही आने के लिए शो में और अपने व्यूज शेयर करने के लिए। इसी के साथ ब्रेक का वक्त हो गया। मुझे और मनीषा जी को दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पर आप देखिए वायदा मार्केट का एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में। नमस्कार।